लाइफ प्रोसेस का चैप्टर हमने एक्सक्रीशन स्टार्ट किया था, तो अभी उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अभी नेक्स्ट टॉपिक है इसका फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर हो रहा है किडनी में। रीनल आर्टरी, ये क्या कर रही है? ब्लड किडनी तक लेके आ रही है, ठीक है। फिर ये फिर से हो रही है डिवाइड किसमें? आर्टरियोल्स में, ठीक है। आर्टरियोल्स में हो रही है डिवाइड, और आर्टरियोल्स कौन से? एफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। रीनल आर्टरी ब्लड किडनी तक लेके आ रही है, और ये जो ये वाला हिस्सा है ये किसमें है? ये बोमेन्स कैप्सूल में। और ये जो रीनल आर्टरी से आर्टरियोल्स बन रहे हैं, ये आर्टरियोल्स क्या है? ये कैपिलरीज का बंच बन रहा है बोमेन कैप्सूल के अंदर। ये इस तरह से आपने स्ट्रक्चर पिछली बार हमने जो बनाया था उसमें आपने देखा होगा, ठीक है। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर ये एफरेंट आर्टरियोल है, और ये डिवाइड हो रहा है फर्दर, कैपिलरीज का बंडल जैसा बन रहा है, ठीक है। और फिर जो कैपिलरी जो आर्टरियोल इधर से निकल रहा है वो है इफरेंट आर्टरियोल, ठीक है। जो ब्लड को बोमेन्स कैप्सूल में लेके आ रहा है आर्टरियोल वो है एफरेंट आर्टरियोल, और जो ब्लड को बोमेन कैप्सूल से लेके जा रहा है वो है इफरेंट आर्टरियोल। तो एफरेंट आर्टरियोल का जो डायामीटर होता है वो ज़्यादा होता है इफरेंट आर्टरियोल से। उससे क्या होगा? इधर से ब्लड फ्लो ज़्यादा है, और जो ब्लड निकल रहा है जो आउटलेट है वो कम है, तो उससे इस प्लेस पे प्रेशर होगा, ठीक है। यहाँ पे प्रेशर होगा, तो एज यू नो कि ये जो कैपिलरीज हैं इनमें पोर्स होते हैं, ठीक है। तो पोर्स के थ्रू जो पार्टिकल्स हैं वो यहाँ से फिल्टर आउट हो जाएंगे, ठीक है। जो पार्टिकल्स फिल्टर आउट होंगे उसमें क्या क्या होगा? यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज, कुछ साल्ट्स, ठीक है। ये चीजें इसमें से फिल्टर आउट हो जाएंगी। तो इस प्रोसेस को, ये जो प्रेशर क्रिएट हुआ उसकी वजह से ये चीजें जो फिल्टर होगी, उस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। उस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो एफरेंट आर्टरियोल से फिर कहाँ पे जा रहा है ब्लड? यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हुई एफरेंट आर्टरियोल्स के बाद क्या रहा है यहाँ पर? यहाँ पे है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और इसमें हुई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद ये ब्लड वुमेन्स कैप्सूल से निकलेगा। वुमेन कैप्सूल से आया था एफरेंट आर्टरियोल से, और वहां से निकलेगा इफरेंट आर्टरियोल से, इफरेंट आर्टरियोल के थ्रू, ठीक है। और यहाँ तक जो हमने पढ़ा, ये इस प्रोसेस को, ये जो फिल्ट्रेशन हो रही है इसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट करने वाले।
तो क्या था, डायमीटर ऑफ एफरेंट आर्टेरियोल diameter of afferent arteriole is less than diameter of efferent arteriole. efferent arteriole और afferent arteriole क्या होते हैं तो पता चल गया, ठीक है। इससे क्या होगा, which creates डायमीटर डिफरेंस की वजह से जो ब्लड लेके आ रहा है उसका डायमीटर ज़्यादा है, जो लेके जा रहा है उसका कम है, तो उससे क्या होगा, जो बीच वाला स्पेस है, जो बंच ऑफ कैपिलरीज जिसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसमें क्या, उसमें पोर्स हैं, तो प्रेशर क्रिएट होने की वजह से वहाँ पे फिल्ट्रेशन होगी, विच क्रिएट्स प्रेशर इन ग्लोमेरुलर रीजन। And causes filtration और इस प्रोसेस को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या निकल रहा है, ग्लूकोज, यूरिक एसिड, यूरिया और कुछ साल्ट। फिर उसके बाद वो फिल्ट्रेट बोमेन कैप्सूल से किस में जाएगा, डीसीटी में, ठीक है। सर कपड़ा बोला था आपको, है नहीं? फिर जाएगा डीसीटी में, ठीक है। डीसीटी में नहीं, बोमेन कैप्सूल के बाद क्या आता है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक है। और प्रॉक्सिमल का मतलब क्या होता है, पास, जो पहले आएगा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अब इसमें कुछ एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, इसमें भी एब्जॉर्प्शन होगी और यहाँ से फिर वो फिल्ट्रेट एंटर होगा और वो नेफ्रॉन की पूरी ट्यूब में, ठीक है, राइट फ्रॉम द पीसीटी से लेके और डीसीटी तक पूरी ट्यूब से सिक्रीशन होती रहेगी। जो कैपिलरीज हैं उसके आसपास, उनमें से कुछ जो सोल्यूट है वो एब्जॉर्ब होता जाएगा, इस फिल्ट्रेट में ऐड होता जाएगा, ठीक है। वो डिफ्यूजन के थ्रू होगा कि अगर ब्लड में अगर किसी यूरिक एसिड, यूरिया या कोई और साल्ट्स अगर ज़्यादा हैं तो वो कैपिलरीज से वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस फिल्ट्रेट में। जो फिल्ट्रेट कहाँ पे बन रहा है, जो फिल्ट्रेट ग्लोमेरुलस से जो फिल्टर होके उसमें आया, किसमें, बोमेन्स कैप्सूल में, तो उस फिल्ट्रेट में और भी चीज़ें ऐड होती जाएगी थ्रू आउट द ट्यूब, ठीक है। तो पीसीटी के बाद है, पीसीटी के बाद है हेनलीज लूप, ठीक है। तो हेनलीज लूप का जो पार्ट इस तरह से होता है ना, हेनलीज लूप, ठीक है। तो यहां से फिल्ट्रेट नीचे जा रहा है, तो इसको बोलते हैं डिसेंडिंग लूप या डिसेंडिंग लिंब।
डिसेंडिंग लिम्ब में क्या होता है? डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन है वो है परमेबल फॉर वाटर एंड impermeable फॉर salts। ठीक है, तो डिसेंडिंग लिम्ब की जो मेम्ब्रेन है वो वाटर के लिए परमेबल है और साल्ट्स के लिए इम्परमेबल। तो वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी वहां से फिर से। ठीक है, फिल्ट्रेट में जो वाटर होगा और वो फिर से रीएब्जॉर्ब होगा डिसेंडिंग लिम्ब से। ठीक है, और साल्ट वहां से रीएब्जॉर्ब नहीं होगा। ठीक है, फिर उसका जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला जहां से फिल्ट्रेट ऊपर जाता है डीसीटी की तरफ, उसको बोलते हैं असेंडिंग लिम्ब। तो ये नोट कर लो कि यहाँ पे होता क्या है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स असेंडिंग लिम्ब में। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर अकर्स, क्योंकि ये क्या है, परमेबल फॉर वाटर है और इम्परमेबल फॉर सॉल्ट। और सॉल्ट का आना जाना कुछ नहीं होगा, सॉल्ट ना ही एंटर कर पाएगा और ना ही बाहर जा पाएगा। ठीक है, और असेंडिंग लिम्ब में क्या होगा, असेंडिंग लिम्ब जो है वो परमेबल फॉर सॉल्ट है, परमेबल फॉर सॉल्ट और इम्परमेबल फॉर impermeable for water। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब में नहीं होगी। ठीक है, जो ये वाला पार्ट है जहां से ऊपर जा रहा है फिल्ट्रेट, यहां से फिल्ट्रेट ऊपर जा रहा है, यहां से कोई भी वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, फिर उसके बाद आता है डीसीटी। तो डीसीटी में वाटर एब्जॉर्प्शन होती है, पर वो डिपेंड करता है कि बॉडी में वाटर की कमी है तो वाटर एब्जॉर्प्शन होगी, और नहीं है तो नहीं होगी, वो कंडीशनल है। वाटर absorption in DCT is conditional। वाटर absorption in DCT is conditional। ठीक है, अगर बॉडी में वाटर लेस है तो एब्जॉर्प्शन होगी, और अगर बराबर है या ज़्यादा है तो एब्जॉर्प्शन नहीं होगी। ठीक है, या लिख लो, नोट करना है तो इफ देयर इज scarcity of water in body, then no reabsorption in absorption in DCT, ठीक है। if water is more, ठीक है, अगर स्कार्सिटी है देन रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, अगर वाटर बॉडी में कम है तो रीएब्जॉर्प्शन होगा।
and otherwise not। ठीक है, और सेम चीज कोलेक्टिंग डक्ट के लिए भी है कि अगर बॉडी में पानी कम है तो वहां से भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन होती है, और अगर नहीं है तो नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट है होमोस्टैसिस। होमोस्टैसिस क्या होता है? टर्म्स एक ऑस्मो रेगुलेशन टर्म आती है, एक होमोस्टैसिस होता है, तो ये डिफरेंट टर्म्स हैं दोनों। होमोस्टैसिस होम्योस्टैसिस क्या होता है कि अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना, यानी अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को या टेम्परेचर को, जैसे हम हैं तो हमारा बॉडी टेम्परेचर लगभग कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो अपनी बॉडी की कंडीशंस को कांस्टेंट रखना इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। मेंटेनिंग constant environment ठीक है, अंदर बराबर एनवायरनमेंट रखना irrespective of maintaining constant environment in body irrespective of तुम ऐसे करना, चैप्टर जैसे बना लिए पूरा चैप्टर, irrespective of conditions in outer environment। बाहर जो भी टेम्परेचर है, जो भी कंडीशंस है, उसके इररिस्पेक्टिव में अपनी बॉडी का टेम्परेचर या अपनी बॉडी में एनवायरनमेंट बराबर रखना। जैसे हम हैं तो हमें भी अपनी बॉडी का टेम्परेचर लगभग सेम रखना पड़ता है। ठीक है, बाहर चाहे 0 डिग्री हो रहा है, चाहे जितना भी हो रहा है, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री या 98 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, उससे थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, पर ज़्यादा चेंज नहीं हम कर सकते। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं होमोस्टैसिस। तो इसमें भी कौन सा सिस्टम हेल्प करता है? इसमें भी हेल्प करता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। जैसे फॉर एग्जांपल अगर टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें स्वेट प्रोड्यूस होता है, और जिससे कूलिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, टेम्परेचर बॉडी का कम होने लगता है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हेल्प इन होम्योस्टैसिस। ठीक है, अब पढ़ेंगे यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन को यूरियोपोएसिस भी बोलते हैं। यूरोपोएसिस, यूरिन फॉर्मेशन। ठीक है, और क्या बोलते हैं इसको? यूरोपोएसिस। यूरोपोएसिस। ठीक है, तो कौन कौन से स्टेप्स हैं इसमें? एक था अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वो हमने जस्ट किया। ठीक है, फिल्ट्रेशन ऑफ, फिर से लिख लो, फिल्ट्रेशन ऑफ
ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, और क्या क्या था, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड, यूरिया and some salts in Bowman's capsule. और फिल्ट्रेशन प्लांट क्या है इसमें, फिल्ट्रेशन कौन कर रहा है, फिल्ट्रेशन कर रहा है ग्लोमेरुलस, ठीक है। और कौन सा स्टेप है इसमें, और स्टेप है ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो चीजें इसमें फिल्ट्रेशन जिन चीजों की है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिक एसिड्स, यूरिया, तो ये सब कुछ एक्सक्रीट नहीं होता है, इनकी ज़रूरत हमारी बॉडी को भी होती है। तो इसमें से बहुत सारा पार्ट डिपेंड करता है कि बॉडी में क्या ज़्यादा है क्या कम है। तो ऑस्मोलैरिटी भी सेल्स की मेंटेन रखनी होती है, ब्लड की, सेल्स की, तो इसीलिए इसका कुछ पार्ट जो है वो फिर से रीअब्जॉर्ब होता रहता है नेफ्रॉन के अलग अलग पार्ट्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। ठीक है, substances filtered in Bowman's capsule are reabsorbed up to some extent कुछ हद तक ये रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है। एक स्टेप और है पर ट्यूबुलर सेक्रेशन, ठीक है, ट्यूबुलर सेक्रेशन। ट्यूबुलर सेक्रेशन, अभी क्या हुआ कि ये जो नेफ्रॉन ट्यूब है, ये जो नेफ्रॉन है, इसमें से कुछ सब्सटेंस रीअब्जॉर्ब हो गए कैपिलरीज में, ठीक है। फिर इसी ट्यूब के थ्रू कुछ सब्सटेंस फिर से कैपिलरीज में से इसमें सिक्रीट हो गए, ठीक है। कुछ सब्सटेंस फिर से इसमें सिक्रीट हो गए, ठीक है। कैपिलरीज surrounding नेफ्रॉन, ठीक है। नेफ्रॉन की ट्यूब को जो कैपिलरीज सराउंड कर रही हैं, वो दे एक्सक्रीट या दे सेक्रेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। उनमें जो एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड या जो भी चीज़ें एक्सक्रीट करने वाली सॉल्ट्स वगैरह जो एक्सेस होंगे वो इसमें हो जाएंगे डिफ्यूज फिर से, किसमें, नेफ्रॉन में, ठीक है। ये सेक्रेट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इनटू
they secrete excretory product into nephron. वो नेफ्रॉन के ट्यूब में फिर से उनको लूप ऑफ हैंडली या ये जो ये स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, डिसेंडिंग और डिसेंडिंग लूप डीसीटी तक, तो इसमें कैपिलरीज सिक्रेट कर देती हैं जो उनमें एक्सेस केमिकल्स होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। और यूरिन कब बोलना स्टार्ट करते हैं हम, जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है, ठीक है। जब ये फिल्ट्रेट कलेक्टिंग डक्ट में पहुंचता है तब इसको बोलेंगे यूरिन। और अभी तक डीसीटी तक इसको फिल्ट्रेट ही बोलते हैं। इस फिल्ट्रेट से क्या हो रहा है, पहले इससे रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, इसमें जो ग्लूकोज, यूरिक एसिड या यूरिया वगैरह या सॉल्ट्स जिनकी बॉडी को ज़रूरत है फिर से, या वाटर की, तो फिर से इसमें से रीअब्जॉर्ब हो जा रहे हैं। और जिसमें रीअब्जॉर्ब हो रहे हैं, रीअब्जॉर्ब किस में हो रहे हैं, कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में जो एक्सेस यूरिया, यूरिक एसिड, ग्लूकोज या सॉल्ट्स वगैरह हैं, वो भी सिक्रेट हो रहे हैं किसमें, नेफ्रॉन में, ठीक है। लूप ऑफ हैंडली में वो फिर से सिक्रेट हो रहे हैं। तो ये रीअब्जॉर्प्शन या सिक्रेशन ये थ्रू आउट द ट्यूब होती रहती है, ठीक है। कुछ हद ये थोड़ी बहुत ये उसमें कलेक्टिंग डक्ट में भी होती है, बट बहुत कम होती है। वाटर एब्जॉर्प्शन उसमें भी डीसीटी की तरह होती है, अगर बॉडी में बहुत कम है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। नहीं तो किस में होगी, डिसेंडिंग लिम्ब में ही। केमिकल कंपोजिशन ऑफ यूरिन। यूरिन, यूरिन में 95% वाटर होता है, 95% वाटर। और 5% इसमें होता है यूरिया, यूरिक एसिड भी होता है उसमें कुछ, और फास्फोरिक साल्ट्स भी होते हैं, फास्फोरिक सॉल्ट, ठीक है। ये चीजें इसमें होती है। और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग पर डे 1.5 to 1.8 लीटर यूरिनेट करता है, ठीक है। ए नॉर्मल ह्यूमन यूरिनेट पर डे 1.5 to 1.8 लीटर। और ये क्वांटिटी कम ज़्यादा हो सकती है कि अगर कोई कैफीन की वो कॉफ़ी ले रहा है या वाइन ले रहा है या टी ले रहा है, ठीक है। तो क्वांटिटी में इंक्रीज, ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी में इंक्रीज if person intake coffee, टी और वाइन, ये चीज़ें लेने से वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कम होगी, ठीक है।
फिर है रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन। रेगुलेशन ऑफ एक्सक्रीशन, दो हार्मोन्स करते हैं इसमें हेल्प। एक है एडीएच, फुल फॉर्म है इसका एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और दूसरा है एल्डोस्टेरोन। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये वाटर की रीएब्जॉर्प्शन प्रमोट करता है, प्रमोट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन। तो वाटर रीएब्जॉर्प्शन कहाँ पे होती है, रीएब्जॉर्प्शन मतलब फिर से एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्ब पहले का कहाँ में हो रहा है, डिसेंडिंग लिम्ब में, या डिसेंडिंग लूप ऑफ हैंडलिंग का जो डिसेंडिंग पार्ट है उसमें क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन। तो रीएब्जॉर्प्शन इसलिए जो डीसीटी में जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में वाटर फिर से एब्जॉर्ब हो रहा है उसको रीएब्जॉर्प्शन बोलते हैं। तो प्रमोट्स रीएब्जॉर्प्शन, प्रमोट्स वाटर रीएब्जॉर्प्शन इन डीसीटी। ठीक है, तो डीसीटी में वाटर रीएब्जॉर्प्शन को क्या कर रहा है, प्रमोट, एडीएच। और एल्डोस्टेरोन, और ये होता कहाँ पे है, एडीएच रिलीज कहाँ से होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से, रिलीज फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और एल्डोस्टेरोन कहाँ से हो रहा है रिलीज, एल्डोस्टेरोन हो रहा है तो किडनी के ऊपर ग्लैंड है उससे हो रहा है रिलीज, ठीक है, एड्रेनल ग्लैंड से, रिलीज फ्रॉम एड्रेनल ग्लैंड। किडनी का जो कॉर्टेक्स पार्ट होता है उसके ऊपर एक कवरिंग जैसी होती है, वो होता है कॉर्टेक्स ग्लैंड, रिलीज फ्रॉम कॉर्टेक्स ग्लैंड। और इसका क्या काम है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम सॉल्ट्स, promotes reabsorption of Na salts। सोडियम की बॉडी में स्कार्सिटी ना हो जाए, सोडियम की कमी ना हो जाए बॉडी में, ये इस चीज का ध्यान रखता है एल्डोस्टेरोन, ठीक है। नेक्स्ट है रोल ऑफ लंग्स इन एक्सक्रीशन। अब लंग्स भी कुछ चीजों को एक्सक्रीट कर रहे हैं बॉडी से, ठीक है। एक घंटे में लंग्स 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करते हैं। आर यू सरप्राइज्ड? पक्का? excretion through lungs। लंग्स क्या करते हैं, excrete 18 liter of कार्बन डाइऑक्साइड इन 1 hour। एक घंटे में 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट कर रहा है।
or and excrete 400 ml of water per day. 400 ml of water per day. वाटर किस तरह होता है कि जैसे हम एक्सहेल कर रहे हैं तो उसके साथ कुछ मॉइस्चर भी होता है, तो इस तरह से हम पर डे 400 मिलीलीटर वाटर को एक्सक्रीट करते हैं लंग्स के थ्रू। फिर है रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रीशन। स्किन में दो टाइप्स के ग्लैंड हैं, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स एंड सीबेशियस ग्लैंड्स। स्वेट ग्लैंड्स क्या करते हैं? प्रोड्यूस स्वेट। और स्वेट में क्या क्या होता है? स्वेट में वाटर होता है, ज्यादातर इसमें वाटर ही होता है। ठीक है, 99.5% वाटर होता है, 99.5%। ठीक है, और क्या होता है बाकी? लैक्टिक एसिड, यूरिया। ठीक है, लैक्टिक एसिड, यूरिया, अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। अमीनो एसिड्स एंड ग्लूकोज। तो ये सब चीजें इसमें होती हैं। कूलिंग इफेक्ट इसलिए आता है क्योंकि 99.5% स्वेट में वाटर होता है। और सीबेशियस ग्लैंड्स करते हैं रिलीज सीबम। सीबम में क्या क्या होता है? सीबम में कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ठीक है, सीबम में कुछ हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये ऊपर वाला उतार लो। क्या क्या होता है इसमें? हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, स्टिरोल्स, वैक्सेस और फैटी एसिड्स। ये सब चीजें सीबम में होती है। ठीक है, अब है रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन। यूरिन की फॉर्मेशन भी कहाँ, यूरिया की फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? लिवर में। और ऑर्निथाइन साइकिल के थ्रू होती है। यूरिया फाउंड इन लिवर ऑलवेज थ्रू ऑर्निथाइन साइकिल। इतना डिटेल में अभी आपको नहीं पढ़ना है। साइकिल वो क्या होता है? थ्रू ऑर्निथाइन साइकिल। ठीक है, तो आप पढ़ेंगे रोल ऑफ लिवर इन एक्सक्रीशन। ठीक है, तो इसमें क्या क्या एक्सक्रीट हो रहा है?
एक्सक्रीशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल ठीक है। और इसमें हीमोग्लोबिन जो है एक्सक्रीशन ऑफ पिगमेंट्स, हीमोग्लोबिन ब्रेक होके जो पिगमेंट्स बना रहा है उनका भी, वो भी ब्रेक यहाँ पे हो रहा है और वो पिगमेंट्स सारे यहाँ से इकट्ठे होके कहाँ जा रहे हैं, इंटेस्टाइन में, और इंटेस्टाइन से फीसिस के थ्रू बाहर, ठीक है। एक्सक्रीशन या ब्रेकडाउन ऑफ पिगमेंट्स ठीक है। तो हीमोग्लोबिन ब्रेकडाउन होके क्या क्या बन रहा है, बाइलिरुबिन एंड बाइलिवर्डिन एंड बाइलिवर्डिन। और क्या क्या है इसमें, और है इसमें इनएक्टिव स्टेरॉइड्स, ठीक है। इनएक्टिव स्टेरॉइड्स हैं और कुछ विटामिन्स हैं, ठीक है। कुछ विटामिन्स और ड्रग्स, सम विटामिन्स एंड ड्रग्स, इससे ये सब कैरी करके पहुंचाया जाता है इंटेस्टाइन में। ठीक है, ये जो सब सब्सटेंसेस हैं दे आर कैरीड टू intestine and excreted and ingested with fecal matter। ठीक है, तो ये था रोल ऑफ लीवर। अब है आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। अगर किडनी फेलियर हो जाए या किसी वजह से वो ब्लड फिल्टर नहीं कर पाए तो फिर उसके लिए आर्टिफिशियल मशीनरी भी बनी है, ठीक है। वो किस तरह वर्क करती है तो देखते हैं। आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस डायलिसिस यहाँ पे वाई है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर किडनी वर्क नहीं कर रही है, किडनी फेलियर अगर हो गया है तो एक आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है ट्यूब से, और ट्यूब बनी होती है
सेलोफेन की, ठीक है। इस तरह से ये आ गया वेन। ठीक है, और ये ट्यूब्स किसकी होती हैं बनी हुई? सेलोफेन, जो कि परमिएबल सब्सटेंस होता है, परमिएबल टू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। यूरिक एसिड या एक्सक्रीटरी साल्ट्स जो हैं उनके लिए ये परमिएबल होता है। और ये ट्यूब यहाँ से एक कंटेनर में होती है, ठीक है। ये ट्यूब एक कंटेनर में होती है और उस कंटेनर में फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड की ऑस्मोलैरिटी सेम होती है जो ब्लड की होती है। सिर्फ उसमें क्या होता है कि जो नाइट्रोजनस वेस्ट्स हैं वो नहीं होते, तो वो वेस्ट यहाँ से डिफ्यूजन के थ्रू इसमें जो ब्लड फ्लो कर रहा है, इसमें बाकी क्या है? फ्लूइड है, ठीक है। तो ये फ्लूइड निकाला जा रहा है, जो जब इसमें ज़्यादा हो जा रहे हैं, जब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स डिफ्यूज होके फ्लूइड में बढ़ रहे हैं, तो फ्लूइड को कंटिन्यूसली चेंज किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से फ्रेश फ्लूइड इसमें फिल किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ से और ये एंट्री ऑफ फ्रेश फ्लूइड, एंट्री ऑफ फ्रेश फ्लूइड। तो इसमें जो फ्लूइड होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी ऑफ फ्लूइड is similar as that of blood. एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन क्या है कि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होते हैं। एक्सेप्ट क्या होता है? इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट एब्सेंट है, नाइट्रोजनस वेस्ट आर एब्सेंट, ठीक है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें एब्सेंट है, बाकी जितनी ऑस्मोलैरिटी इसकी है उतनी इसकी है। सिर्फ इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट हैं वो नहीं है फ्लूइड में, जो फ्लूइड इसमें कंटेनर में है, ठीक है। बाकी इसमें क्या है? इसमें तो ब्लड है, जो आर्टरी हमने कनेक्ट की है इसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और इस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, बाकी ऑस्मोलैरिटी ब्लड की तरह ही है। और जो प्लाज्मा ब्लड की होती है उसमें उसकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वही सेम चीज़ें इसमें भी होती हैं। तो चूँकि इसमें नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है, इसलिए डिफ्यूज़न के थ्रू इस सेलोफेन की ट्यूब से वो डिफ्यूज हो जाएंगे इस फ्लूइड में, और फ्लूइड को कंटिन्यूसली चेंज किया जा रहा है, ठीक है। फ्लूइड आउटलेट, यहां से फ्लूइड निकल रहा है, कौन सा वाला? हैविंग
nitrogenous waste diffused इस फ्लूइड में क्या है, फ्लूइड आउटलेट, और ये वाला जो फ्लूइड है इस फ्लूइड में क्या है, नाइट्रोजनस वेस्ट diffused from cellophane tube, diffused from cellophane tube containing blood. ठीक है। और फिर जब यहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, वो फ्लूइड में डिफ्यूजन के थ्रू डिफ्यूज हो जा रहे हैं, तो फिर ये ब्लड वापस जा रहा है वेन में। ठीक है, तो ये है इसका प्रोसेस। फिर से एक बार समझ लो कि अगर किडनी फेलियर होता है तो उस केस में क्या किया जाता है कि आजकल मशीनरी उसके लिए बन गई है जो कि किडनी का फंक्शन कर सकती है। आर्टरी को कनेक्ट किया जाता है सेलोफेन ट्यूब से, और सेलोफेन ट्यूब्स वो किस में है, कंटेनर में है, और कंटेनर में एक फ्लूइड है जिसकी ऑस्मोलैरिटी सेम है ब्लड जैसी, सिर्फ उसमें क्या कम है, नाइट्रोजनस वेस्ट उसमें नहीं है, और ये सेलोफेन ट्यूब परमेबल है। ठीक है, ये परमेबल है नाइट्रोजनस वेस्ट के लिए, तो इसमें नहीं है, इसलिए नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें डिफ्यूज हो जाएंगे। तो फिर यहाँ से हम फ्रेश जो फ्लूइड है वो एंटर करवा रहे हैं, और जो जिस फ्लूइड में नाइट्रोजनस वेस्ट डिफ्यूज हो गए उसको बाहर निकाल रहे हैं। तो कंटिन्यूसली हम जो फ्लूइड है उसको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए इन दिस वे आर्टिफिशियल किडनी वर्क्स। तो ये प्रोसेस बहुत कम एफिशिएंसी है इसकी। ठीक है, तो 180 लीटर फ्लूइड अगर लॉस होता है यहाँ से, 180 लीटर फ्लूइड अगर निकलता है मतलब, और उसमें जो एक्चुअल एक्सक्रीशन होगी वो कितनी होगी, सिर्फ 1 से 2 लीटर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमारी किडनीज वर्क कर रही हैं, तो अगर 1 से 2 लीटर हम यूरिनेट करते हैं, तो वही अगर वर्क अगर इस मशीन को करना हो तो ये उसमें 180 लीटर सॉल्यूशन इसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बहुत कम एफिशिएंसी है इस हीमोडायलिसिस मशीन की। ठीक है, ओके, तो ये आपका एक्सक्रीशन इन एनिमल्स खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम करेंगे एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। ओके, थैंक यू।